इम्पोर्टेंट आर्टिकल प्राइवेटाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप प्राइवेटाइजेशन का सिंपल भाषा में मतलब बताइए। देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। एयर इंडिया का एग्जांपल लीजिए। पहले एयर इंडिया की ओनरशिप किसके पास थी? सरकार के पास। लेकिन सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया। अब ओनरशिप किसके पास आ गई? टाटास के पास में। तो मतलब सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया। किस लिए सरकार पीएसयूज को बेच देती है या फिर प्राइवेटाइज कर देती है? ऑब्जेक्टिव्स देखो काफ़ी सारे होते हैं। जैसे एयर इंडिया का केस लीजिए। एयर इंडिया से सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था, तो घाटे को कम करने के लिए इनएफिशिएंट ऑपरेशंस थे एयर इंडिया के संचालन में। ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, कई बार इवन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार पीएसयूज को बेच देती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन के। एक तो हमने वो आर्टिकल डिस्कस किया था एयर इंडिया वाला, आपको याद होगा, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस। एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि एयर इंडिया की फ्लाइट के दौरान जो जेआरडी टाटा थे वो 1 घंटा तक देखते रहे कि इवन जो टॉयलेट पेपर है वो बिल्कुल अपने स्थान पर उचित ढंग से लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। कोई भी आईएएस या फिर दूसरा ब्यूरोक्रेट जो एयर इंडिया को फिलहाल चला रहा है, जब एयर इंडिया सरकारी है, वो ये सब चीज़ें नहीं देख सकता। तो इसलिए सरकार अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाती। तो सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए। सरकार का बिजनेस में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। खैर, ये तो हमने एक बेसिक ऊपर से आउटलाइन ड्रा कर ली प्राइवेटाइजेशन की। अब आते हैं आज के आर्टिकल की तरफ। आज के आर्टिकल में राइटर मेनली देखो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट वो ये देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद वो फर्म जो है वो अच्छे से काम करने लगेंगी। राइटर एग्जाम्पल देते हैं, ब्रिटिश सरकार के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जैसे ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश गैस, रेलवेज, इनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। लेकिन देखने में आया कि इन सब को प्राइवेटाइज करने के बाद में इनकी परफॉर्मेंस में कोई खास सुधार नहीं आया। इसके बाद राइटर बोलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश गैस, रेलवेज, ये सब तो डेवलप कंट्री के एग्जाम्पल हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइवेटाइजेशन के बाद फर्म्स कैसे काम करती हैं, तो रिजल्ट मिक्स्ड सा रहा है। मतलब कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छा काम किया, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा काम नहीं भी किया। लेकिन राइटर का ये मानना है, जिन फर्म्स ने प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छा काम किया, जैसे बीएसएनएल, हिंदुस्तान जिंक, इन्होंने अच्छा इसलिए काम किया, उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि एक तो जिन लोगों ने इन पीएसयूज को खरीदा था ना, उनके पास पैसे थे, तो खरीदे जाने के बाद उन्होंने इनमें पैसे इन्वेस्ट किए, जबकि सरकार इनको बेटर फंडिंग नहीं दे रही थी। इसके अलावा बीएसएनएल, हिंदुस्तान जिंक, इनको ऑटोनॉमी भी मिली। जब ये सरकार के पास थी तो सरकार का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता था इन फर्म्स में। इस वजह से ये जो फर्म्स हैं वो सरकार से इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाती थी। समझ गए राइटर का पॉइंट क्या है? राइटर कहते हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद जिन फर्म्स ने अच्छा काम किया है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अगर वो रीजंस आप पीएसयूज को दो ना, तो पीएसयूज भी अच्छा काम करने लगेंगे प्राइवेट फर्म्स की तरह। अगला पॉइंट ये आता है, सरकार प्राइवेटाइजेशन इसलिए भी करती है क्योंकि सरकार को लगता है हमें रेवेन्यू मिलेगा पीएसयूज को बेच के, और उस रेवेन्यू की सहायता से सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहती है। बट राइटर ये कहते हैं, आप ना पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए। सरकार जितना लक्ष्य रखती है ना कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट से इतना पैसा मिलेगा, बहुत ही कम बार ऐसा होता है सरकार का वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाता है। थोड़ा इतिहास में जाते हैं राइटर। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इस्टाब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत 1996 में। मकसद ये था, इस कमीशन को काम दिया गया था कि आप अपने इनपुट्स दीजिए ताकि हम सरकारी फर्म्स को प्राइवेटाइज कर सकें आने वाले 5-10 सालों के अंतराल में। लेकिन इस कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया 1999 में। इसके बाद अलग से एक डिपार्टमेंट बना डिसइन्वेस्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। 2001 में इसे फुल फ्लैज मिनिस्ट्री बना दिया गया, लेकिन 2004 में इसे डाउनग्रेड करके फिर से डिपार्टमेंट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है सरकार चेंज हो गई थी ना, यूपीए की सरकार आ गई थी। तो अब थोड़े ना आंकड़े देते हैं राइटर
कि कब कब सरकार ने कितना टारगेट रखा कि डिसइन्वेस्टमेंट से यानी प्राइवेटाइजेशन से हमें इतना पैसा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिला। फाइनेंशियल ईयर 2011 में टारगेट रखा था सरकार ने कि हम 40,000 करोड़ रुपए हासिल करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से। हासिल कितने हुए? 22,846 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2020 में सरकार ने टारगेट रखा था 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट से, लेकिन हुआ कितना? 50,304 करोड़। अगर देखो फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेके 2021 के बीच जितना भी सरकार को पैसा हासिल हुआ है ना डिसइन्वेस्टमेंट से, अगर सबको हम जोड़ दें तो जो रकम मिलेगी ना वो करंट फिस्कल डेफिसिट का सिर्फ 33% होगी। इसका क्या मतलब है? इस बात से राइटर ये बोलना चाहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को जितना पैसा मिलता है ना वो बिल्कुल चुटकी भर होता है, उससे फिस्कल डेफिसिट ज्यादा कम नहीं होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है सरकार अपनी काफी एनर्जी इन्वेस्ट कर देती है, जैसे बीपीसीएल है। बीपीसीएल को सरकार कब से बेचने की कोशिश कर रही है, नहीं बिक रहा है। एयर इंडिया भी बड़ी मुश्किल से बिका है। एयर इंडिया सरकार बहुत पहले से बेचने की कोशिश कर रही थी। शुरू में सरकार पूरी हिस्सेदारी नहीं बेचना चाहती थी एयर इंडिया में, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आखिरकार सरकार ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को और ज़्यादा लिबरल कर दिया, तब जाके एयर इंडिया बड़ी मुश्किल से बिकी है। राइटर ये सजेस्ट करते हैं पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन सही आइडिया नहीं होता। जैसे एयर इंडिया को तो कंप्लीटली बेच दिया सरकार ने, लेकिन ये जो मारुति है ना, मारुति में भी पहले सरकार के शेयर हुआ करते थे, जॉइंट वेंचर था ये सुजुकी और मारुति का। तो सरकार ने ना इसमें बढ़िया काम किया। सरकार ने पहले मारुति के थोड़े से शेयर बेचे, उसका वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया, फिर थोड़े से और बेचे। ये रणनीति ज़्यादा सही रहती है। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया के मान लीजिए सरकार पहले 30% शेयर बेचती, फिर 40% और बेच देती, फिर 30% और बेच देती। इससे सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू मिलता। सरकार ने एक ही बार में सारे शेयर्स बेच दिए तो सरकार को कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ। बट बात तो वही है ना, खरीदते नहीं है। ये जो जैसे टाटाज हैं, टाटाज ने कहा कि हम 30-40% हिस्सेदारी नहीं लेंगे, पूरी देनी है तो दे दो। तो सरकार भी चाहती है कि हम ऐसे बेचें। ऐसे बेचने का फायदा एक ये होता है ना कि पहले 30% बेचे मान लीजिए, फिर प्राइवेट कंपनी जिसने खरीदे हैं वो अच्छा काम करने लगेगी तो वैल्यू थोड़ी एयर इंडिया की इंक्रीज हो जाती, फिर सरकार के शेयर जो हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती, तो सरकार बाकी बचे हुए शेयर बेचती, तो सरकार को ज़्यादा पैसे प्राप्त होते। लेकिन बात वही है, बेचना तो ऐसा सरकार चाहती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी जब पीएसयू को खरीदती है ना, वो चाहती है कि सारी हिस्सेदारी हम ही खरीद लें, कंट्रोल भी हमारे पास में आ जाए, मैनेजमेंट सब कुछ हमारे पास में आ जाए एक ही बारी में। इसके बाद राइटर ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से देखो इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट फर्म्स नहीं करना चाहती हैं। जैसे रेल रूट की बात कीजिए, 12 रेल रूट क्लस्टर्स को प्राइवेटाइज सरकार करना चाहती है। इसमें से देखो प्राइवेट फर्म्स का इंटरेस्ट आया सिर्फ 3 रूट पे, बाकी रूट पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं आया। तो अगर आप पूरी तरह से चीजों को प्राइवेटाइज कर दोगे ना तो फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बाधा आएगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब जैसे देखो जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो तो सिर्फ देखो प्रॉफिट मोटिव पे काम करती हैं, उन्हें बैलेंस्ड डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता है। मतलब 12 में से सिर्फ 3 रूट पे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को लगा इन 3 रूट पे अगर हम रेल ऑपरेट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, बाकी 9 रूट पे नहीं आया। लेकिन देखो इसका भी सोल्यूशन है। जैसे उड़ान स्कीम है, अभी एविएशन सेक्टर में सरकार अपनी तरफ से इंसेंटिव देती है प्राइवेट एयरलाइंस को छोटे रूट्स पर विमान उड़ाने के लिए। उसी प्रकार से 9 जो रूट्स हैं जिन पे इंटरेस्ट नहीं आया है प्राइवेट कंपनीज का, वहां पर रेल चलाने के लिए सरकार एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, सरकार जब किसी फर्म को बेचे या फिर लीज पर देना, सरकार वैल्यूएशन अच्छे से लगाए। एग्जाम्पल दिया जाता है 300 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, ये देखो अच्छा खासा टोल कलेक्शन कर रही हैं और एनुअल बेसिस पे टोल कलेक्शन में काफ़ी वृद्धि भी देखने को मिल रही है, मोर देन 15%। तो सरकार जब इन हाईवेज को लीज पर देना टोल कलेक्ट करने के लिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखे कि एनुअल टोल कलेक्शन में कितनी वृद्धि हो रही है, उसी हिसाब से प्राइवेट फर्म को लीज पर दे हाईवेज पर टोल कलेक्शन करने का ठेका। फिर इसके बाद पॉइंट आता है सोशल कंसिक्वेंसेस का। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद आपको पता है रिजर्वेशन सिस्टम तो लागू नहीं होता फिर, जबकि जो पीएसयूज होते हैं
उनमें तो प्रॉपर रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है, तो सोशल रिप्रेजेंटेशन भी खतरे में आ जाती है प्राइवेटाइजेशन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक एसेट्स। इस पॉइंट में राइटर ये कहते हैं पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जो पब्लिक एसेट्स हैं वो कुछ ही प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होती जा रही हैं। जैसे देखो टेलीकॉम में अभी सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। वोडाफोन आइडिया की हालत भी खस्ता है, आपको पता है। एयरपोर्ट में अदानी का नाम है, ज़्यादातर एयरपोर्ट्स को अदानी की जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है। सिगरेट्स में एक प्लेयर डोमिनेट कर रहा है, 77% जो मार्केट है सिगरेट की एक ही प्लेयर के पास है, आईटीसी। पेंट्स के मामले में 40% मार्केट एक ही प्लेयर के पास में है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देके राइटर बोलना चाहते हैं अलग अलग डोमेन्स में ना मोनोपोली इस्टाब्लिश होती जा रही है। ये कंज्यूमर के लिए भी नुकसानदायक है और बिजनेस के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ना वो आने वाले समय में अपनी मनमानी करेंगे। रिलायंस जियो का एग्जाम्पल आपने देखा अपने समकक्ष, किस प्रकार से शुरू में उन्होंने फ्री दिया, उसके बाद से उनके जो रेट हैं इंक्रीज ही हुए हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं। लास्ट में राइटर कहते हैं सॉल्यूशन देखो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सॉल्यूशन ये है अगर सरकार के पास पीएसयूज है ना, सरकार उनको ऑटोनॉमी दे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लीडरशिप अपॉइंट करे, बेटर गवर्नेंस सुनिश्चित करे, गवर्नमेंट उनमें डायरेक्ट कोई इंटरफेरेंस ना रखे बल्कि एक होल्डिंग फर्म की सहायता से सरकार उन पे कंट्रोल रखे, लेकिन डे टू डे वर्क में उनके कामकाज में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सब काम अगर सरकार करेगी तो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा राइटर का मानना है। चाइना में जो पीएसयूज है ना वो बड़े हुए, क्यों? क्योंकि चाइना ने ये सब चीज़ें दी पीएसयूज को, ऑटोनॉमी दी, अच्छी इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म के लिए लीडरशिप अपॉइंट की, डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं किया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्राइवेटाइजेशन से संबंधित। अब लास्ट में मैं आपको जल्दी से ना पॉइंट्स थोड़ा समराइज कर देता हूँ। प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में कौन से पॉइंट्स हैं और नेगेटिव में कौन से पॉइंट्स हैं। पक्ष में अगर प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है पीएसयूज की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है पीएसयूज का, फाइनेंशियल जो फिजिकल बर्डन है सरकार पे वो घटता है। जैसे एयर इंडिया को तो घाटा हो रहा था ना, बेच के अब सरकार को घाटा नहीं होगा। नेक्स्ट, मार्केट को भी सिग्नल जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री मार्केट प्रिंसिपल को प्रमोट कर रही है। अब नेगेटिव में तो पॉइंट्स हमने इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किए ही, आप बताइए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद फर्म जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। पास्ट रिकॉर्ड ये कहता है मिक्स्ड रिजल्ट सामने आए हैं, कुछ फर्म्स ने प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया। कई बार जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं उनको अच्छा बायर नहीं मिलता लंबे समय तक। प्राइवेटाइजेशन पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देती, उनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन सोशल रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट है, रिजर्वेशन सिस्टम खत्म हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए वो आप लिख सकते हो।